नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप इस वक्त देख रहे हैं झारखंड अपडेट। और झारखंड अपडेट में आज का यह सेशन झारखंड करंट अफेयर्स का सेशन है। तो आइए 2 सितंबर के इस करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग कुल 5 प्रश्नों को देखेंगे झारखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूरे डिटेल में। कुछ प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न भी अंत में है आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ बहुत जल्द आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं 2 सितंबर के इस झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट सेशन को। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और प्रश्न था, जसिंता किरकेट्टा को किस देश द्वारा AIPP मीडिया फेलोशिप 2024 से नवाजा गया है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार या मालदीव? दोस्तों, यह देश है थाईलैंड, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और थाईलैंड के द्वारा ही जसिंता किरकेट्टा को फेलोशिप दिया गया है। आपको बता दें कि AIPP एक थाईलैंड का संगठन है जिसने झारखंड की प्रसिद्ध युवा कवित्री और लेखिका जसिंता किरकेट्टा को AIPP मीडिया फेलोशिप के द्वारा सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि यह फेलोशिप आदिवासियों द्वारा स्वयं अपने मुद्दों को सटीक तरीके से लिखने, मीडिया में आदिवासियों की आवाज़ को मजबूत करने के लिए दिया जाने वाला फेलोशिप है, जो थाईलैंड के AIPP यानी एशिया इंडिजिनस पीपल्स पैक्ट के द्वारा दिया जाता है। और इसके तहत जसिंता किरकेट्टा आदिवासियों की ज़मीन के मुद्दे, स्त्रियों की स्थिति और अन्य विषयों पर रिपोर्ट लिखेंगी थाईलैंड के AIPP के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जसिंता आदिवासियों की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने के लिए अलग अलग विधा से लगातार कई वर्षों से लिखते चले आ रही है। और AIPP थाईलैंड ने ही 2014 में भी उन्हें वॉइस ऑफ एशिया रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया था। चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं। और इसमें आज का पहला प्रश्न है, घरेलू महिला क्रिकेट यानी T20 का कौन सा संस्करण का आयोजन झारखंड में किया जा रहा है? पहला संस्करण, दूसरा, तीसरा या चौथा? दोस्तों, ये जो T20 का आयोजन किया जा रहा है, जो 5 सितंबर से शुरू हो रहा है, ये T20 का तीसरा संस्करण है। आपको बता दें कि पहला संस्करण 2021 में किया गया था, यानी पहली बार विमेंस T20 का आयोजन झारखंड में घरेलू T20 मैच 2021 में आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि घरेलू T20 2024-25 का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन 5 सितंबर से शुरू हो रहा है और 15 सितंबर को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। और ये सभी मैचें JSCA स्टेडियम धुरवा में जो स्थित है उसमें आयोजित किया जाना है। आपको बता दें कि घरेलू महिला T20 लीग का तीसरा यह संस्करण है। और ये भी बता दें कि पहला संस्करण 2021 में खेला गया था। और लीग में इस वर्ष 5 टीमें शामिल हो रही हैं। ये 5 टीमें हैं, रांची रॉयल्स, जमशेदपुर टाइटंस, धनबाद ड्रैगन्स, दुमका डायनामोज और बोकारो वॉरियर्स। इसके अलावा JSCA के वर्तमान में अध्यक्ष हैं संजय सहाय, उपाध्यक्ष हैं नरेंद्र सिन्हा और सचिव हैं देवाशीष चक्रवर्ती। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, जुलाई 2024 में झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, 5 जुलाई 2024 को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR ने झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है। और ऑप्शन बी है, NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने घोषणा की है कि यह देश में अभ्रक खनन में बाल श्रम की आपूर्ति श्रृंखला को खत्म करने का ऐसा पहला प्रयास है। दोस्तों, 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बता दें कि सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, यानी उपरोक्त दोनों कथन सही है। NCPCR ने ये घोषणा कर दी है कि अब अभ्रक खदान में बाल श्रम समाप्त हो गया है, यानी छोटे बच्चे अब यहाँ पे एक भी कार्य नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक ऐसा एक रिपोर्ट आया था कि लगभग 20,000 बाल श्रम वहाँ कार्य कर रहे थे, यानी बालक वहाँ काम कर रहे थे, छोटे बच्चे जो 14 वर्ष से कम हैं। और ऐसा
घोषणा कर दिया गया है एनसीपीसीआर के द्वारा कि अब बाल श्रम मुक्त हो गया है झारखंड का अभ्रक खदान। इसके संबंध में आपको बता दें कि झारखंड में आपको पता होगा अभ्रक काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, खासकर गिरिडीह और कोडरमा में। इस संबंध में आपको बता दें कि माइका एक चमकदार और पारभाषी खनिज है, यानी लस्ट्रस और ट्रांसल्यूसेंट मिनरल है। इसका उपयोग खासकर कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल निर्माण वाले सेक्टर में किया जाता है। यह झारखंड में कोडरमा और गिरिडीह में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खासकर इन एरिया में जो है रूबी प्रकार का जो माइका है वो पाया जाता है। इसके अलावा भारत दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और चीन विश्व अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों ये 2 पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। वहीं बाल श्रम आपको बता दें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर एक भारत सरकार का वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपाई सोरेन के स्थान पर मंत्री बने रामदास सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? पश्चिमी जमशेदपुर, चाईबासा, पूर्वी जमशेदपुर या घाटशिला? इसका सही उत्तर है घाटशिला, ऑप्शन डी। यानी रामदास सोरेन जिन्हें अब मंत्री बनाया गया है झारखंड सरकार में, वे घाटशिला से वर्तमान में विधायक है, एमएलए हैं। आपको बता दें कि झारखंड के 12वें मंत्री बन गए हैं अब रामदास सोरेन, और चंपई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद जो पद खाली हुआ था उनके स्थान पर ही रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई 30 अगस्त 2024 को। एक तरफ 30 अगस्त 2024 को रामदास सोरेन शपथ ले रहे थे, दूसरे तरफ चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे थे। वहीं रामदास सोरेन के बारे में बता दें कि घाटशिला के विधायक हैं। पहली बार 2009 में चुनाव जीते थे और दूसरी बार 2019 में, यानी 2 बार वो घाटशिला से विधायक रह चुके हैं। और वर्तमान में उन्हें जो मंत्रालय दिया गया है वह जल संसाधन और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री बनाया गया है उन्हें, यानी चंपाई सोरेन के पास जो विभाग था वही विभाग रामदास सोरेन को दिया गया है। इसके अलावा आपको मंत्रिमंडल के बारे में बता दें जिसमें कुछ बदलाव भी किया गया है। तो ये तो दोस्तों ये जो पुराना मंत्रिमंडल है वो सब पुराना ही है, जो बदलाव किया गया है उसके बारे में आपको बता देते हैं। आइए, केवल हफीजुल हसन और श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर इन दोनों के मंत्रालय में थोड़ा बदलाव किया गया है। इसके अलावा बाकी सारा मंत्रालय जैसे क्या तैसा है। और इसके अलावा जो नए मंत्री शामिल हुए हैं रामदास सोरेन, जिन्हें जल संसाधन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विदेशी जेसुइट मिशनरी की 115वीं जयंती झारखंड में 1 सितंबर 2024 को मनाई गई? फादर ब्राइस, रेवरेंड एलो स्क्रेफ्सरूट, फादर कामिल बुल्के अथवा ऑप्शन डी फादर इमानुएल बाखला? ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर है फादर कामिल बुल्के, जो कि हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं या विद्वान रहे हैं। काफ़ी सराहनीय योगदान हिंदी साहित्य के लिए इनका रहा है और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। आइए इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। आपको बता दें कि बेल्जियम के रहने वाले हैं जेसुइट मिशनरी यानी ईसाई मिशनरी थे फादर कामिल बुल्के, जिनकी जयंती 1 सितंबर 2024 को मनाई गई और ये उनकी 115वीं जयंती थी। और फादर कामिल बुल्के के बारे में दोस्तों बता दें, खासकर जो जनरल जीके है उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए। तो इनके बारे में आपको बता दें कि इनका जन्म 1 सितंबर 1909 को बेल्जियम में हुआ था और निधन 17 अगस्त 1982 को नई दिल्ली एम्स में इनका निधन हुआ था गैंग्रीन नामक बीमारी से। 1936 में वे भारत पहुंचे थे। कुछ दिनों तक दार्जिलिंग में रहने के बाद वे फिर रांची आ गए थे और लंबे समय तक वो रांची में रहे हैं और मनरेसा हाउस उनका निवास हुआ करता था। और संत जेवियर कॉलेज रांची में वे हिंदी के विभागाध्यक्ष भी थे। आपको बता दें कि मेनली वो जब उनका एजुकेशन हुआ था तो वो इंजीनियर थे अपने बेल्जियम में।
भारत में आने के बाद उन्होंने हिंदी और संस्कृत का गहन अध्ययन किया है। इसके अलावा हिंदी साहित्य में उनका योगदान काफ़ी सराहनीय है। अप्रतिम योगदान के लिए ही उन्हें याद किया जाता है। आपको बता दें कि हजारीबाग में उन्होंने पंडित बद्रीनाथ शास्त्री से हिंदी व संस्कृत सीखी थी। हिंदी में तो वो शोध भी कर चुके हैं, इसके अलावा संस्कृत में भी वो पीजी कर चुके थे। इसके अलावा बता दें कि 1974 में भारत सरकार के द्वारा उन्हें तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया था और यह पुरस्कार था पद्म भूषण। हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगर उनके कृति की बात करें कि जो रचना उन्होंने लिखी है उनमें जो प्रमुख है वो है रामकथा की उत्पत्ति और विकास, और रामचरितमानस का गहन अध्ययन के बाद उन्होंने यह कृति रचित की थी। इसके अलावा अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी उनकी एक प्रमुख रचना है। इसके अलावा मेंटरलिक यानी मॉरिस मेंटरलिक की एक प्रसिद्ध नाटक थी द ब्लू बर्ड, जिसका हिंदी में उन्होंने नील पक्षी नाम से अनुवाद किया था। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा बाइबल का भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। कुछ बाकी ही था बाइबल का अनुवाद करना जब उनका निधन हो गया था। इसके लिए उन्होंने कहा भी था कि ईश्वर अगर हमें 400 घंटे और दे देते तो मैं बाइबल का पूरा अनुवाद कर देता। ये स्टेटमेंट भी काफ़ी प्रचलन में रहता है। दोस्तों आपको बता दें कि मनरेसा हाउस जहाँ वो रांची में रहा करते थे उनकी स्मृति में लाइब्रेरी बना दिया गया है। पुरुलिया रोड का नामकरण अब फादर कामिल बुल के पथ कर दिया गया है। जो रांची में ओल्ड पुरुलिया रोड जो है, जिसे पुरुलिया रोड के नाम से जाना जाता था, उनका नाम अब फादर कामिल बुल्के के नाम से कर दिया गया है, फादर कामिल बुल्के पथ। और जीवन के अंतिम क्षणों में वे बाइबल का अनुवाद कर रहे थे और जो अधूरा रह गया था। अंत समय में उन्होंने ईश्वर से 400 घंटे और चाहते थे ताकि वह बाइबल का अनुवाद कर सके। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न बनाया जा सकता है कि कौन से वे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने मृत्यु से पहले ईश्वर से 400 घंटे मांग रहे थे ताकि वह बाइबल का अनुवाद कर सके। तो इस स्टेटमेंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 1950 में उन्हें भारत की नागरिकता दी गई थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति कमांडो योजना की शुरुआत 31 अगस्त 2024 को किस शहर में शुरू की गई है? जमशेदपुर, रांची, धनबाद या बोकारो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जमशेदपुर में साकची थाना में इसकी शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है ये शक्ति कमांडो योजना, जिसकी शुरुआत 31 अगस्त को जमशेदपुर से किया गया है। आपको बता दें कि शक्ति कमांडो महिलाओं की सुरक्षा, सहायता और समस्याओं के निदान के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत शक्ति मोबाइल वाहन महिलाओं को दिया जा रहा है, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी वर्दी के साथ, छोटे हथियार के साथ और वायरलेस सेट के साथ तैनात रहेंगी, खासकर स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास जहां महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि करीब लगभग 2 साल पहले शक्ति नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन भी झारखंड पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। झारखंड पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही यह एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया गया था और महिला सुरक्षा एवं बचाव के लिए झारखंड पुलिस की यह पहल भी शक्ति नाम से ही थी। तो शक्ति नामक मोबाइल एप्लीकेशन जो महिला सुरक्षा से संबंधित है, झारखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था और महिला सुरक्षा के लिए ही शक्ति कमांडो योजना शुरू की जा रही है, जो महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए ही है। चलिए दोस्तों, अब कुछ प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। किस मध्य अफ्रीकी देश में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूर की वतन वापसी हो गई है? आपको बता दें कि मध्य अफ्रीकी देश ये था कैमरून, जहां कई सारे लोग झारखंड के भी थे, जहां फंस गए थे। 4-5 महीने से उन्हें सैलरी नहीं दिया गया था, जिसके कारण वो काफ़ी मुश्किल में थे। दूसरा प्रश्न है, झारखंड की 16 साल की काम्या कार्तिकेयन ने हाल ही में किस पर्वत शिखर को फतह किया है? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ाई करने में सफल रही थी काम्या कार्तिकेयन। बेरमो बोकारो के विश्वदीप को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ये एक IFS अधिकारी हैं। कई देशों में ये राजदूत और उपराजदूत रह चुके हैं और अब विश्वदीप को तंजानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है और ये मूल रूप से बोकारो के हैं।
झारखंड के रवि प्रकाश किस पेशे से जुड़े व्यक्ति हैं जो देश के दूसरे ऐसे कैंसर पेशेंट हैं जिनका मुफ्त इलाज कार टी सेल थेरेपी द्वारा किया जा रहा है। ये दोस्तों एक वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि प्रकाश, जिन्हें 4th स्टेज का ब्लड कैंसर है। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2023-24 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन रांची में किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट के पुराने भवन को अब किस रूप में जाना जाएगा? दोस्तों रांची का जो पुराना हाईकोर्ट है उसे अब विरासत भवन के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत झारखंड के कितने जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी? बता दें कि इस योजना अभियान के तहत 11 जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक और निर्देशक अभिषेक कुमार अनमोल की वह फिल्म जो चर्चा में रही थी। दोस्तों यह पुस्तक है चंद्रयान 3 डुबई। बता दें ये बच्चों के लिए खासकर लाभदायक है और बच्चों को ये शेयरिंग और केयरिंग के बारे में सिखाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के अब कितने जिले नक्सल प्रभावित रह गए हैं? दोस्तों अब केवल 5 ही ऐसे झारखंड के ज़िले हैं जो अब नक्सल प्रभावित है और कई सारे जिलों को नक्सल प्रभावित मुक्त घोषित कर दिया गया है। यह गृह मंत्रालय का जारी किया हुआ एक हालिया एक रिपोर्ट है। झारखंड कबड्डी प्रीमियर लीग सीज़न 1 में कौन सी टीम विजेता रही थी? दोस्तों इसका आयोजन हाल ही में कबड्डी लीग के द्वारा किया गया था और यह ऐसा पहला आयोजन था जो कबड्डी एसोसिएशन द्वारा झारखंड में किया गया और कार्तिक उरांव राइनोज ने ये जो लीग था लीग का मैच यानी विजेता रही थी कार्तिक उरांव राइनोज। लेफ्टिनेंट कर्नल जय प्रकाश कुमार ने हाल ही में किस सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ये दोस्तों किलिमंजारो है। किलिमंजारो पर ही उन्होंने तिरंगा फहराया है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल अब तक 50 से अधिक समिट पर भारतीय तिरंगा फहरा चुके हैं। अग्रता ढांडिया ने पिछले दिनों दोस्तों बता दें कि अग्रता ढांडिया पिछले दिनों क्यों चर्चा में रही थी? यह मिसेस इंडिया झारखंड 2023 की विजेता रही थी। जमशेदपुर में आयोजित टाटा स्टील टूर गोल्फ चैंपियनशिप में कौन विजेता रहा था? ये विजेता रहे तो दोस्तो 'गगनजीत भुल्लर'। बता दें कि ये चंडीगढ़ के हैं और प्रसिद्ध गोल्फ प्लेयर हैं और इन्हें विजेता के रूप में 45 लाख रुपए दिया गया था टाटा स्टील टूर गोल्फ चैंपियनशिप के दौरान। आइए दोस्तों अब पारी है आज के अभ्यास प्रश्न की और आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार किस लोकसभा क्षेत्र से 8 बार सांसद निर्वाचित हुए हैं? बरेली, शाहजहांपुर, रायबरेली या अम्बेडकर नगर? दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग देखेंगे डिटेल में। धन्यवाद दोस्तों। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। देखते रहिए झारखंड अपडेट और झारखंड अपडेट में झारखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी देखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।